हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये हमारा यूपीएससी प्रीलिम 2016 का जीएस पेपर 1 डिस्कशन और ये है इसका पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 40। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यूपीएससी प्रीलिम 2017 के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज। जी, हम कुछ पहले 2 दिन मतलब 2 दिनों से थोड़े बिजी थे, सो हमने ये सीरीज जो थी वो कंटिन्यू नहीं कर सके थे। तो आज से ये जो सीरीज है वो हम अच्छे से कंटिन्यू करेंगे और आने वाले संडे तक ये 2016 का जो डिस्कशन है वो हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट टू बी कनेक्टेड बाय सी बाय लॉन्ग नेविगेशनल चैनल। ठीक है, मतलब कौन से स्टेट ने एक इनलैंड पोर्ट बनाने के लिए रिसेंटली कुछ एक्सप्लोरेशन मतलब चांसेस जो है वो देखे हैं, और ये क्या करेगा, जो इनलैंड पोर्ट होगा वो सी से नेविगेशनल चैनल की हेल्प से अपने आप को कनेक्ट करेगा, ऐसा ये बनाना है। और हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेट ने ये काम किया है। तो ऑप्शन दिया गया आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड राजस्थान। ठीक है, तो इसमें से जो हमें आंसर, तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा आंसर नहीं होगा? तो जी देखिए, जो हमें लगता है ना नहीं होगा, मतलब राजस्थान नहीं होगा ऐसा लगता है। मतलब ये क्वेश्चन देखने के बाद बहुत से लोगों को लगा था, लेकिन यही जो है राजस्थान इसका आंसर है। ठीक है, तो राजस्थान ने एक ऐसा मतलब पोर्ट, इनलाइन पोर्ट बनाने के लिए प्रयास किया था रिसेंटली, जो सी से हम कनेक्ट कर सकेंगे, जो लॉन्ग नेविगेशनल चैनल की हेल्प से कनेक्ट किया जाएगा। तो देखिए, ये राजस्थान के जलोर इस डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया जाने वाला है। और ये जलोर कहाँ पे, तो यहाँ पे ये, और यहाँ से ये हम गुजरात के थ्रू यहाँ पे हमारा अरेबियन सी से ये कनेक्ट करना चाहते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 22 विद रेफरेंस टू द एग्रीमेंट एट द UNFCCC मीटिंग इन द पेरिस इन 2015, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, तो यूएनए हमारी जो मीटिंग हुई थी पेरिस क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड, COP21 आई थिंक सो, तो इसके बारे में हमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। तो फर्स्ट क्या है, द एग्रीमेंट वाज साइंड बाय ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूएन एंड विल गो इनटू इफेक्ट इन 2017। मतलब ये सभी जो हमारे यूएन के मेंबर्स है इसने ये साइन कर दिया था, और ये 2017 से इफेक्ट में आने वाला है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट द ग्रीन हाउस गैस इमिशन so that the rise in the average global temperature by the end of the century doesn't exceed 2 डिग्री सेल्सियस और इवन 1.5 डिग्री सेल्सियस अबाउट प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है, मतलब हमें इसका जो टेम्परेचर था वो कितना हमें मेंटेन करना है, ये जो UNFCCC की मीटिंग में क्या डिस्कशन आया, क्या रिजल्ट आया था, ये इसके बारे में है। सेकंड, नेक्स्ट इज डेवलप कंट्रीज एक्नॉलेज देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्लोबल वार्मिंग एंड committed to donate $1,000 billion for a year from 2020 to help developing countries इन कोप अप विद द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, मतलब डेवलप कंट्री जो है वो हमें $1,000 बिलियन जो है वो हर साल देने का प्रयास करेंगे 2020 से। और क्यों, तो क्लाइमेट चेंज जो हमें डेवलपिंग कंट्रीज में जो देखा जाता है, तो उसको कम करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ये थर्ड स्टेटमेंट है, और हमें बताना है इनमें से कौन से आंसर जो है ये बात सही है। तो देखिए, इसके बारे में रिसेंटली भी मतलब कुछ 4-5 महीने पहले न्यूज आई थी, अक्टूबर 2016 में इसके बारे में न्यूज आई थी, जब हमने पेरिस मतलब ये इसको रेक्टिफाई कर दिया था। ये इसका रीजन क्या था, रेटिफाई ये कब होगा, 2017 में नहीं, जब 55 देश, ठीक है, 55 कंट्रीज, और इसमें से जो मतलब टोटल जो इमिशन जो है वो भी 55% इतना जब कवर हो जाएगा, तब ये एक्ट जो है ये रेटिफाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बात इनकरेक्ट हो जाता है। देखिए, तो फर्स्ट इनकरेक्ट होने के बाद ए और डी जो है वो चला गया, मतलब सेकंड जो है ये बात अभी फिक्स करेक्ट है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट जो है ये बात सही है, और अभी हमें सिर्फ ये थर्ड करेक्ट है ये नहीं देखना है। तो देखिए, यहाँ पे जो ये है ना $1,000 बिलियन, $1,000 बिलियन, ये बात इनकरेक्ट है, क्योंकि ये $100 बिलियन के बारे में ही था। ठीक है, तो इसका थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया, हमारा आंसर बच जाता है 2 ओनली, तो बी ही हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। देखिए, द एग्रीमेंट विल एंटर into force when joined by at least 55 countries which together represent at least 55% of global greenhouse emission। ठीक है, मतलब ये ऐसे 55 देश होने चाहिए, और हमारा मतलब कंसीडर कीजिए कि 100% अगर हमारा ग्लोबल ग्रीन हाउस इमिशन होता है, तो उसमें से 55% इमिशन जो है वो ऐसे मतलब 55 या फिर 60 देश जो है वो हो जाने चाहिए, जिससे 55% ग्रीन हाउस इमिशन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ये एक इसके बारे में की टर्म था, ये याद रखिए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमें बताना है इनमें से कौन से करेक्ट है। तो फर्स्ट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर फर्स्ट प्रपोज इन 1972 बाय अ ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड क्लब ऑफ रोम। ठीक है, तो ये क्लब ऑफ रोम जो था, इसने सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1972 में प्रपोज किए थे, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज
द सस्टेनेबल गोल हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030, मतलब हमारा सस्टेनेबल गोल्स डेवलपमेंट गोल एसडीजी के बारे में जो टारगेट है वो टारगेट जो है वो 2030 तक का है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है और हमें बताना है इनमें से कौन से करेक्ट है। तो एसडीजी का हमारा जो टारगेट है वो है 2013 का, ये बात तो सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। लेकिन ये जो क्लब ऑफ रोम जो है ना, ये मतलब एसडीजी के बारे में नहीं था, ये एक पॉलिटिकल थिंक टैंक है, ठीक है। तो ये बात जो है ये इनकरेक्ट हो गई, इसका जो स्टेटमेंट है सेकंड यही इसके बारे में सही है, तो आंसर हो जाता है बी, दैट इज टू ओनली। तो देखिए सबसे पहले जो हमने कहा, क्लब ऑफ रोम इज अ ग्लोबल थिंक टैंक दैट डील्स विद द रेंज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है। और ये बात सही थी कि इसके बारे में ये 1972 में सबसे पहले मतलब हिस्ट्री इसकी ट्रेस की जा सकती है। लेकिन ये बात ये पॉलिटिकल इशू के बारे में है, ये इसके एसडीजी के बारे में काम नहीं करता, ठीक है। तो आप चाहे तो इसके बारे में बाकी फैक्ट्स जो है वो पढ़ लीजिए। इसमें मेन क्या फैक्ट है एक, कि 17 हमारे ऐसे गोल्स है, ठीक है। आप अगर इनको सभी 17 गोल जो है ना, इनको कुछ स्टोरी या फिर कुछ फॉर्म में अगर याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये जो 17 गोल्स है ना, ये हमें मेंस में भी हेल्पफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। अ रीसेंट मूवी टाइटल द मैन हु न्यू इन्फिनिटी इज बेस्ड ऑन द बायोग्राफी ऑफ, मतलब ये जो मूवी रिसेंटली आई थी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये किसकी बायोग्राफी थी, ऐसा ये क्वेश्चन था। तो देखिए यूपीएससी अब मूवीज में भी, मूवीज के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछने लगा है, तो मतलब ध्यान देना है बाकी फैक्ट्स पे भी। मतलब जैसे कि हमने कहा ना कि यूपीएससी अभी बहुत डायनामिक हो गया है, यूपीएससी कहीं भी क्वेश्चन पूछता है, तो हमें बस ध्यान देना है कि कौन सी बातें हमें यूपीएससी के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो ऑप्शन देखिए रामानुजन, नेक्स्ट इज चंद्रशेखर, आफ्टर दैट एन बोस, या फिर वी रमन। तो इसका जो आंसर है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये किसके बारे में थी, तो रामानुजन जो सर थे इनके बारे में थी, ये ए ऑप्शन हो जाता है हमारा। और आई थिंक ये जो हमारे एक्टर थे ना इंडियन ओरिजिन के, देव पटेल, वही इसमें थे। देव पटेल जो स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी में भी थे, ठीक है। तो इन्होंने ये रामानुजन जी का आई थिंक रोल किया था, तो आंसर हो जाता है ए होना चाहिए यहाँ पे, ए रामानुजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 25। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर्स, ठीक है। पंचायत का मेंबर होने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए, 25 ईयर्स, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट बताया गया है। नेक्स्ट इज द पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड, मतलब अगर 2 साल के बाद अगर पंचायत जो है वो डिसॉल्व हो गई, तो बचे हुए 3 सालों के लिए ही ये फिर से मतलब काम कर सकती है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। और हमें बताना है इनमें से कौन से करेक्ट है। तो देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि इसके लिए मिनिमम एज जो है वो 25 नहीं 21 ईयर्स है, और इसका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बात सही है। सो हमारा आंसर हो जाता है बी, दैट इज टू ओनली। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो देखिए क्या है, अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन, तो प्रोरोगेशन हो गया तो लोकसभा का बिल लैप्स हो जाता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द बिल पेंडिंग इन राज्यसभा which has not been passed by the Lok Sabha shall not lapse on the dissolution of Lok Sabha। तो देखिए लोकसभा में पास हुआ नहीं है अभी तक ये बिल, और सिर्फ राज्यसभा में ही पेंडिंग है, ठीक है। लोकसभा में पास नहीं हुआ है, राज्यसभा में पेंडिंग है, और लोकसभा की डिसोल्यूशन पे ये बिल लैप्स नहीं होगा, ऐसा स्टेटमेंट है। तो हम लॉजिकली भी सोचे तो ये बात हमें पता चल सकती है कि ये बात जो है सेकंड, ये बात सही हो सकती है, क्योंकि राज्यसभा में ही पेंडिंग है और लोकसभा में तो इसको जाना है अभी तक, तो लोकसभा का कोई रिलेशन ही अभी तक इस बिल के साथ बना नहीं है। तो ये मतलब लोकसभा डिसॉल्व होने पर ये बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा, मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो है ये बात सही है। और यहाँ पे प्रोरोगेशन होने पर है ना, बिल्स पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ डिसोल्यूशन होने पे ही मेनली बिल जो है वो लोकसभा के लैप्स हो सकते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है बी, दैट इज टू ओनली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 27। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इंडिकेटर used by IFPRI to compute the global hunger index report, ठीक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो है ये बनाने के लिए इनमें से कौन से इंडिकेटर अपनाए जाते हैं, ऐसा ये क्वेश्चन था। तो ऑप्शन देखिए क्या है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टनिंग, या फिर चाइल्ड मॉर्टेलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं सिर्फ इसका आंसर बता देता हूँ, लेकिन इनकी जो डेफिनेशन जो है वो आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसमें ये हमें मेंस में भी हेल्पफुल हो सकती है। तो इसका आंसर जो है वो है 3, दैट इज ये जो तीनों बातें ये कवर की जाती है इसके इंडिकेटर्स में, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टनिंग और चाइल्ड मॉर्टेलिटी, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाता है सी, दैट इज 1, 2 एंड 3। और इसके साथ साथ इसमें चाइल्ड वेस्टिंग, ये जो फैक्ट है ये भी इसमें एज अ की कंपोनेंट है इसका इंडिकेटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 28। देयर हैज बीन अ परसिस्टेंट डेफिशिएंट बजट year after year, which actions or action of the following can be taken by the government to reduce the deficit, मतलब बजट हमारा डेफिसिट जो है वो बढ़ता जा रहा है और डेफिसिट को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था ना, ये यूपीएससी ने सेम ऑप्शन के साथ 2015 में भी पूछा था, ठीक है। 2015 या 2014 में सेम ऑप्शन के साथ यही क्वेश्चन पूछा था, और इसीलिए हमें जो है ना वो पुराने क्वेश्चन पेपर को रेफर करना है, क्योंकि देखिए 2 या 4 मार्क्स, 2 क्वेश्चन भी अगर आ जाते तो 4 मार्क्स ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर सकता है हमें पास या फेल करने के लिए।
1 मार्क क्या 0.5 मार्क्स भी कभी कभार मतलब अफेक्ट कर जाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, तो हमें बताना है कि हमें डेफिसिट कम करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन क्या है, रिड्यूसिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये बात तो सही, अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करेंगे तो हमारा डेफिसिट जो है वो कम हो सकता है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स। वेलफेयर स्कीम्स अगर लाएंगे तो देखिए वेलफेयर स्कीम्स के लिए पैसा लगेगा, पैसा लगेगा तो हमारा रेवेन्यू, हमारा जो डेफिसिट है वो बढ़ सकता है, ठीक है। तो सेकंड जो है ये बात इनकरेक्ट हो गई। नेक्स्ट इज रैशनलाइजिंग सब्सिडीज। तो ये बात भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि सब्सिडीज अगर रैशनलाइज की जाए तो हमारा बजट जो डेफिसिट जो है वो मतलब कम हो सकता है। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटीज। इंपोर्ट ड्यूटीज अगर खत्म कर दी तो इफेक्ट होगा क्या, ये हम देखते हैं। देखिए इसका हमें ऑप्शन क्या मिला, 1 एंड 3 चाहिए और 2 जो है ये फिक्स नहीं चाहिए। तो 2 नहीं चाहिए, मतलब हमारे दो ऑप्शन जो है दैट इज बी एंड डी ये तो चले गए दो होने की वजह से, अभी बचता है 1 या फिर 1 एंड 3। तो हमने कहा कि रैशनलाइजिंग सब्सिडीज जो है, अगर हम सब्सिडी को थोड़ा कम या ज्यादा कुछ मतलब कम कर देंगे कुछ बातों के लिए, जैसे कि हमने गिव इट अप किया, गिव इट अप जो लाए थे हमारे पीएम, तो उस पर हमारी कुछ सब्सिडी जो थी वो कम हो गई ना, इससे हमारा जो डेफिसिट था ये भी मतलब कम हो गया। तो हमारा आंसर हो जाता है 1 एंड 3, ये है इसके सी आंसर हो जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 29 नंबर क्वेश्चन। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक्स इज बीइंग अलाउड इन इंडिया टू प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट इन दिस कंसेप्ट। तो पेमेंट बैंक जो है इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है ये बात सही है, ये हमें बताना था। तो देखिए सबसे पहले पेमेंट बैंक जो थी ना, ये पिछले साल आई थिंक फरवरी 2016 में न्यूज में थी, तो इस वजह से यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन ऐड कर दिया था। तो देखिए फर्स्ट क्या है, मोबाइल टेलीफोन कंपनीज एंड द सुपरमार्केट चेन्स दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द रेसिडेंट्स आर एलिजिबल टू प्रमोटर ऑफ द पेमेंट्स बैंक। मतलब जो हमारे मोबाइल टेलीफोन जो कंपनीज है, साथ ही साथ सुपरमार्केट चेन जो है, ये भी पेमेंट बैंक जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो आप जानते होंगे आई थिंक एयरटेल इसमें है, पेटीएम वगैरह जो है ये भी इसमें है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बात सही है। नेक्स्ट इज पेमेंट बैंक कैन इशू बोथ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, मतलब ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों इशू कर सकता है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटी, ठीक है, मतलब ये लेंडिंग एक्टिविटी लोन्स वगैरह लेंड करना ये बात नहीं कर सकते, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। और हमें पता नहीं इनमें से कौन से करेक्ट है। तो देखिए पहला करेक्ट है ये हमने बता दिया, इसका थर्ड स्टेटमेंट जो है ये बात भी सही है, ये कोई लोन वगैरह इसमें नहीं दे सकते, लेंडिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते, लेकिन ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पार्शियली करेक्ट है। ये डेबिट कार्ड ये लोग इशू कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, तो ये जो है ना बोथ, ये इस वजह से ये इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए था। सो हमारा आंसर हो जाता है 1 एंड 3 ओनली, ठीक है, बी है इसका आंसर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा अभी क्वेश्चन नंबर 30, विथ रेफरेंस टू दी लाइफाई रिसेंटली इन न्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। तो लाइफाई के बारे में हमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। तो फर्स्ट क्या है, इट यूजेस लाइट एज अ मीडियम फॉर हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है। तो लाइफाई जो है वो लाइट का इस्तेमाल करके हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन जो है वो पा सकता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इट्स सेवरल टाइम फास्टर देन वाईफाई, ठीक है, वाईफाई से लाइफाई जो है वो कई गुना फास्टर है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। और ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ऐसा ये भी इसमें बताया गया है, और हमें बताना इनमें से कौन से करेक्ट है। तो देखिए लाइफाई से हम अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब ये उस समय काफी न्यूज में था और उस वजह से यूपीएससी ने इसमें क्वेश्चन ऐड कर दिया था, और साथ ही साथ हम ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइफाई है तो लाइट के बारे में होता होगा, तो ये मतलब सही स्टेटमेंट है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो। और साथ ही साथ ये जो है ना वाईफाई, ये लाइफाई से लाइफाई जो है वो कई ज्यादा गुना मतलब अच्छा है ट्रांसमिशन में वाईफाई से, ठीक है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है ये बात भी सही है, सो हमारा आंसर हो जाता है सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, ठीक है। तो इसके बारे में ना यूट्यूब पे काफी अच्छा वीडियो है, आप चाहे तो उसको भी सर्च कीजिए, लाइफाई के बारे में आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन उससे प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है। आंसर हो जाता है सी, दैट इज बोथ करेक्ट एंड इट कैन अचीव अबाउट 1000 टाइम्स डाटा डेंसिटी ऑफ वाईफाई सिंस लाइट कैन बी कंटेन्ड इन एनी एरिया, ठीक है। लाइट से ये ट्रांसमिशन करता है और इसका लगभग 1000 गुना जो है इसकी जो मतलब स्पीड जो है वो अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 31, द टर्म इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इज समटाइम सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ, मतलब ये जो टर्म है ना इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये किससे रिलेटेड है, ऐसा ये क्वेश्चन था। तो आपने सुनी होगी, मतलब इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ऐसे भी नहीं सुना होगा, तो ऐसे सुना होगा INDC, ठीक है, ये INDC यही था, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। और ये किससे रिलेटेड था, तो ये पेरिस क्लाइमेट चेंज जो था, मतलब क्लाइमेट चेंज से ये रिलेटेड था, ठीक है। ये हमें मतलब हुआ क्या था कि मतलब एक कन्वेंशन आता था, कन्वेंशन में कुछ टारगेट्स बताए जाते थे, तो कुछ देशों के लिए ये टारगेट्स काफी ज्यादा होते थे, कुछ देशों के लिए काफी कम होते थे। तो मतलब बाद में क्या सुझाव आया था कि खुद से अपने हर देश ने अपने से कुछ जो है वो टारगेट सेट करने हैं और उनको हमें अचीव करना है, ठीक है। तो ऐसी ये बात थी इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, और हर देश ने अपने कुछ टारगेट जो थे, कुछ हम इतना इतना क्लाइमेट चेंज कम करने के लिए अपने ये टारगेट्स रखेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे भी कुछ टारगेट्स है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट है कि रिन्यूएबल एनर्जी, हमें ट्रीज का जो
जो हमारा जो एरिया है उनको बढ़ाना है वगैरह कुछ हमारे टारगेट्स है, हम देखेंगे उसके बारे में। तो ये डायरेक्टली रिलेट किससे करता है, तो ये रिलेट है क्लाइमेट चेंज के बारे में। इट इज अ प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो बी आंसर हो जाता है इसका डायरेक्टली। हमने बाकी ऑप्शन नहीं देखे, आप चाहे तो देख सकते हैं, डायरेक्टली इसका आंसर हो जाता है क्लाइमेट चेंज से ये रिलेट करते हैं, तो बी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 32 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पर्पज ऑफ उदय अ स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उदय का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ठीक है, ये डिस्कॉम्स के बारे में, और डिस्कॉम क्या होते हैं, जो हमारी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी होती है ना, इनको मतलब ये डिस्कॉम्स होती है। तो हमें अगर ये बात पता होगी तो हम इसका आंसर डायरेक्टली बता सकते हैं, इट इज अ प्रोवाइडिंग फॉर फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ठीक है, मतलब हमारा आंसर डी है इसमें। डायरेक्टली मैंने ये आपको मतलब बाकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना से बजाय डायरेक्ट आंसर बताना इसका सही समझा। देखिए क्या है ना कि हमारे जो डिस्कॉम्स है, स्टेट डिस्कॉम्स, ये अभी घाटे में चल रहे थे, तो इनके फाइनेंशियल टर्न अराउंड के लिए ये उदय स्कीम जो थी ये लाई गई थी, और ये इस साल भी काफी अच्छी से न्यूज में है, तो इस पे हम इस बार भी क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मेन बात क्या है कि इसमें स्टेट को पार्टिसिपेट होना मतलब बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, स्टेट जो है वो खुद से इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं, तो ये की फैक्ट है, याद रखिए इसके बारे में। आंसर हो जाता है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 33 with reference to the IFC मसाला बॉन्ड समटाइम सीन इन द न्यूज विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट। ठीक है, तो मसाला बॉन्ड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच ऑफर्स दीज बॉन्ड्स इज अ आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये बात हमें अगर पता होगी कि ये वर्ल्ड बैंक का आर्म है या नहीं, तो हमारा एक ऑप्शन सही हो सकता था, तो ये बात मतलब सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज दे आर द रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स एंड आर सोर्स ऑफ द डेप्ट फाइनेंसिंग फॉर द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो ये रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है, ये बात जो है इसके बारे में सही है, तो हमारा आंसर जो है दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं, सो आंसर हो जाता है सी, दैट इज बोथ 1 and 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 34, रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ अ कृष्णदेव द रूलर ऑफ विजयनगर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये जो कृष्णदेव राजा थे रूलर ऑफ विजयनगर, इनकी टैक्सेशन सिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। तो देखिए इनकी जो टैक्सेशन सिस्टम जो थी ना वो अभी मॉडर्न थी काफी, तो देखिए क्या है, तो हम मतलब मॉडर्न थी, अगर ये भी आपको पता होगा तो आप जान सकते हैं इसका आंसर। द टैक्स रेट एंड ऑफ द लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड। ठीक है, लैंड की क्वालिटी कैसी है इसके अनुसार जो टैक्स रेट था वो बताया जाता था, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द प्राइवेट ओनर्स ऑफ द वर्कशॉप्स पेड द इंडस्ट्रीज टैक्स। ठीक है, जो वर्कशॉप के ओनर्स होते थे वो इंडस्ट्रीज टैक्स जो था ये भी प्रोवाइड करते थे, तो इसके दोनों स्टेटमेंट जो है ये बात सही है, सो आंसर हो जाता है बोथ, दैट इज सी, दैट इज बोथ 1 and 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 35, which one of the following book of the ancient India has the love story of son of the founder शुंग डायनेस्टी। मतलब शुंग डायनेस्टी की जो फाउंडर के बेटे थे, इनकी लव स्टोरी के हमें मतलब किससे पे ये मतलब कौन सी बुक में ये पाई जा सकती है, ऐसा ये क्वेश्चन था। तो ऑप्शन दिए गए स्वप्न वासव दत्ता, नेक्स्ट इज मलाविका अग्निमित्रा, नेक्स्ट इज मेघदूतम, एंड लास्ट ऑप्शन इज रत्नवती। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है इसका आंसर है, तो वो है मलाविका अग्निमित्रा। ठीक है, कालिदास जो थी इनकी ये बुक थी, और इट इज बेस्ड ऑन द इवेंट्स ऑफ द रेन ऑफ पुष्यमित्र शुंगा। द प्ले टेल्स द स्टोरी ऑफ लव ऑफ अग्निमित्रा द शुंग एम्परर एट विदिशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 36, इन कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू समटाइम्स फाइंड द टर्म्स एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स इन द न्यूज। ठीक है, तो आप ये काफी आसान क्वेश्चन है, आप जानते होंगे एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स जो है ये किससे रिलेटेड है, फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। WTO ऑफर्स, सार्क ऑफर अफेयर्स, नेक्स्ट इज UNFCCC अफेयर्स, या फिर इंडिया EU निगोशिएशंस ऑन FTA। ठीक है, तो इसका जो आंसर है एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स जो है इट इज रिलेटेड टू WTO अफेयर्स, तो आंसर हो जाता है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा जी, ये जो बॉक्स है ना तीनों कलर, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, इट इज रिलेटेड टू सब्सिडी के बारे में है ये। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, which of the following is are included in the capital budget of the government of India। मतलब हमारे बजट में इनमें से कौन सी बातें इंक्लूड की जाती है, ऐसा ये क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स लाइक रोड, बिल्डिंग्स एंड मशीनरी, तो हम तो जानते हैं कि इसके बारे में होता है, मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, तो ये बात सही है। नेक्स्ट इज लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट। ठीक है, लोन जो हम लेते हैं फॉरेन गवर्नमेंट से, तो ये बात भी होती है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो ये बात भी सही है। नेक्स्ट इज लोन्स एंड एडवांस ग्रांटेड टू दी स्टेट्स एंड दी यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, मतलब जो स्टेट को हम लोन्स देते हैं ये भी हमारे बजट में होते हैं, सो हमारा आंसर हो जाता है डी, दैट इज 1, 2 and 3 ऑल करेक्ट। ठीक है, ये सभी बातें इसके बारे में हमारे बजट में इसके बारे में प्रावधान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 38 नंबर क्वेश्चन, व्हाट
इज आर द इम्पोर्टेंट या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये जो है यूएनसीसीसी यूएनसीसीडी, इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट मतलब इंपॉर्टेंस है, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, इट एम्स टू प्रमोट द इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम्स एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप। ठीक है, मतलब इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम्स और इंटरनेशनल पार्टनरशिप के साथ हमें इफेक्टिव एक्शन डेजर्टिफिकेशन के अगेंस्ट इफेक्टिव एक्शन प्रमोट करने के लिए ये काम करता है। नेक्स्ट इज इट हैज अ स्पेशल पर्टिकुलर फोकस इन द साउथ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन एंड इट्स सेक्रेटरीट फैसिलिटेट्स द एलोकेशन ऑफ द मेजर पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि डेजर्टिफिकेशन तो प्रॉब्लम ऐसी थोड़ी ना है कि सिर्फ साउथ एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में ही पाया जाता है, ये तो मतलब पूरे देश में कहीं ना कहीं पाया जाता है ना। तो हम ऐसा गेस कर सकते हैं कि ये सेकंड जो है वो इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच encouraging the participation of local people in combating the desertification। ठीक है, मतलब जो लोकल कम्युनिटी जो है वो इनकी मदद से ये डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए मतलब कुछ हथकंडे अपनाने वाले, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। हमने जैसे कि कहा, हम सोच सकते हैं ये जो सेकंड है वो इनकरेक्ट होगा, तो हमारा आंसर अगर 1 और 3 होगा तो मतलब क्या है, सी हम देखते हैं, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम फॉर ओवरकमिंग डेजर्टिफिकेशन इज अंडर द कन्वेंशन ऑफ यूएनएफसीसीडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसी हैज बीन प्रपोज टू बी एडेड टू बास्केट ऑफ आईएमएफ एसडीआर। तो एसडीआर में कौन सी करेंसी रिसेंटली ऐड कर दी गई थी, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या है, रूबल, रैंड, इंडियन रुपी या फिर रेनमिंबी। तो इसमें जो करेंसी ऐड कर दी गई थी वो थी चाइना की। ठीक है, चाइना की करेंसी रेनमिंबी। ठीक है, डी है इसका आंसर। और ये करेंसीज को कैसे याद रखना है, तो पायरेड। ठीक है, पी से पाउंड, वाई से येन, देन रेनमिंबी रेड, आफ्टर दैट ई से यूरो एंड डी से डॉलर। ठीक है, और ये जो था फॉर्म पायरेड, इसी के मतलब यही फॉर्म में इनका जो कोटा है वो बढ़ता जाता है। सबसे ज्यादा जो कोटा है वो आईएमएफ में होता है डॉलर का, और सबसे कम है वो पाउंड का। ठीक है, पायरेड, PYRAD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी IMFC कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो IMFC के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये मैं बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, IMFC डिस्कसेस द मैटर्स ऑफ द कंसर्न अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी एंड एडवाइसेस द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ऑन दी डायरेक्शन ऑफ दी वर्क। ठीक है, मतलब ये सबसे पहले तो जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी की कंसर्न जो है वो इसके बारे में डिस्कशन करता है, और हमारा जो आईएमएफ जो है ये इसको एडवाइस करता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट्स एज अ ऑब्जर्वर ऑफ आईएमएफसी मीटिंग। मतलब ये जो आईएमएफसी की मीटिंग जो होती है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक एज अ ऑब्जर्वर काम करता है, ऐसा फर्स्ट मतलब होता है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। और हमें बताना है इनमें से कौन से करेक्ट है। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके बारे में ये क्वेश्चन था, तो इसके दोनों स्टेटमेंट जो है ये बात सही है। सो हमारा आंसर हो जाता है सी, दैट इज बोथ करेक्ट। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, जो हम बाकी क्वेश्चन जो है वो कल पोस्ट कर देंगे, दैट इज कल आने वाले दिनों में ये पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो बताइए आपको ये हेल्पफुल था या नहीं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडीइंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।